मैं उत्तर प्रदेश के उस शहर में बैठा हूँ जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। वहीं की एक छात्रा अनन्या, जिसने गोरखपुर टॉप किया है और इसके मार्क बहुत अच्छे आए हैं, केवल एक विषय में नहीं सभी विषयों में आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे छात्र जो बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं अनन्या से बात करना चाहता हूँ कि ऐसे छात्र अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे। अनन्या, बहुत बहुत बधाई। आपने जिला टॉप किया है, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा। और आपके दादी दादा ने कैसा महसूस किया? गर्वान्वित महसूस किया और खूब सारा आशीर्वाद दिया। पापा ने? उन्होंने भी खूब सारा आशीर्वाद दिया और आगे ऐसे बढ़ते रहने के लिए हौसला दिया। बेटा, जब लोग बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं तो रात रात पढ़ते हैं, तो जब परीक्षा में जाते हैं तो उनको नींद आती है। इस समस्या से निपटने में आपने क्या कहा? टाइमिंग हमें पहले से ही पता चल जाती है बोर्ड की, तो कुछ हफ्ते पहले उसी टाइमिंग पे उठ के पेपर लिखना की प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे उस समय नींद नहीं आएगी। तो ये कर सकते हैं। तो जो बोर्ड का स्ट्रेस होता है, बोर्ड का तनाव होता है, उस तनाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे? तनाव सबको होता है, जो ज़्यादा पढ़ा रहता है, जो नहीं पढ़ा रहता है, सबको होता है। और यही है, अपने ऊपर भरोसा रखें और जो भगवान जी करेंगे अच्छा करेंगे। तो क्या इसमें थोड़ा सा अगर हम डीप ब्रीथ लें, योगा करें, तो ये भी काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और करना मतलब अगर आप करते आए हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन ज़रूर करें। मैं जैसे देख रहा हूँ तुम खूब लंबी हो गई हो और बड़ी हो गई हो, फिटनेस अच्छी है, तो क्या तुम कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी करती हो? बोर्ड्स के टाइम तो पॉसिबल नहीं था, पर उसके बाद मैंने आधे घंटे किया था। आपने जो विषय चुने इंटरमीडिएट में, उसमें कौन सा विषय तुमको सबसे अच्छा लगा? पॉलिटिकल साइंस। क्या खास बात थी उसमें? मतलब आप आसपास भी महसूस कर पाते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। आप देखते आ रहे हैं आपके आसपास राजनीति में क्या चल रहा है, जो पेपर में चल रहा है, आप वो चीज़ें टीवी पे देख रहे हैं, आपके आसपास लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ रिलेट कर पाते हैं। इस विषय को क्यों चुना आपने? क्योंकि आगे चल के हम भी देश के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, हम भी आगे चल के काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे, और हमारा एक छोटा सा योगदान एक वोट से भी आगे का भविष्य निर्धारित होता है हमारे ये देश बहुत का। अच्छी बात है अगर आज के बच्चे अपने रोल को समझ लें कि मैं इस देश का, मैं नेशन की एक बड़ी इम्पोर्टेंट इकाई हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट यूनिट हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस यूनिट को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? जहाँ जैसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि आप मतलब देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी कौन कौन से लीडर्स आए, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी क्या क्या गलतियाँ रहीं, क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा, क्या क्या उनकी अच्छी नीतियाँ थी जो कि लागू नहीं हो पाई, किन किन वजहों से लागू नहीं हो पाई। ये सब जानकर हम आगे चल के इन सब चीज़ों पे ध्यान देके इस तरफ काम करके इसे सुधार सकते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रही हैं, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा रहा? योगी जी का ही रहा, क्योंकि उन्होंने वो गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं और मतलब यहीं से खड़े हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में जब से वो आए तब से काफ़ी कुछ बदला। व्यापारी गण जो कि हफ्ता नहीं दे पा जो कि हफ्ता देते थे वो अब नहीं दे रहे, वो भी काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और गोरखपुर की इतना सूक्ष्म नजर आपकी रही, कैसे आपने महसूस किया इसको? काफ़ी कुछ मेरे मम्मी पापा से पता चला, जो कि बात करते रहते हैं, जो कि आसपास होता रहता है। गोरखपुर की डेवलपमेंट आप पिछले कुछ सालों से देख लीजिए। बेटा, आपकी पढ़ाई में मम्मी पापा दोनों का रोल रहा होगा और रहता भी है, सभी माता पिता का रोल रहता है। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि माँ का बड़ा रोल रहा है कि पिता का, तो किसको ज़्यादा नंबर देंगे? दोनों ही एक
मैंने कभी दोनों को अलग अलग नहीं देखा, मम्मी पापा एक ही हैं और मम्मी पापा एक मिलके ही परफेक्ट ह्यूमन है, जो कि कभी आप अलग नहीं कर सकते मम्मी पापा को। मतलब ये प्रश्न डिफिकल्ट था ना डिफिकल्ट क्या, कि गलत ही किसको था मैं किसको कहूँगी। दिया जाए नंबर, मतलब किसको नंबर देना ये। आप कभी नहीं कह सकते, अगर आप ऐसे देखें कि अगर आपके पास मम्मी नहीं है तो आप वो कमी महसूस करेंगे, अगर आपके पास पापा नहीं है आप वो कमी महसूस करेंगे, तो दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्या पापा ने कभी मम्मी बन के भी आपको केयर किया? कई बार जब मम्मी का काफ़ी यूनिवर्सिटी का काम रहता था, पापा ने भी मम्मी बन के काम किया, मम्मी ने भी पापा बन के काम किया, लेकिन कुछ कमी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है? कोई भी किसी का रोल एकदम अच्छे से नहीं कर सकता, हर कोई अपने जगह पे बहुत वो होता है। तो वही नंबर मम्मी ज़्यादा ले लेंगी ना। वही नंबर पापा भी ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए कितना एमिएबल एटमॉस्फेयर है जब हम लोग बात कर रहे हैं, कोई प्रेशर है दिमाग में, कोई तनाव की पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछा जाए, कौन सी बातें हों, क्योंकि ये जो बात चल रही है आने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं अंतिम बात पूछना चाहता हूँ कि आज के बच्चे मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, तो मोबाइल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और इसका कितना रीजनेबल यूज़ किया जा सकता है? मोबाइल यूज़ करने पे है, आप जैसे उसे यूज़ करें वो उस टाइप का है। अगर आप वो मतलब काफ़ी चीज़ सीखने के लिए भी, आप जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप बहुत आसानी से मोबाइल से सीख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर से सीख सकते हैं। आप कहीं भी बैठ के सीख सकते हैं और कैसे भी सीख सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये भी है कि कई सारी भटकाव की चीज़ें भी मोबाइल पे मौजूद हैं, लेकिन एक समय बाद लग जाता है कि बस मतलब कि मतलब मोबाइल का रीजनेबल यूज़ करना चाहिए, आँखों पर ज़्यादा प्रभाव ना हो हमारे फिजिकल पर। अगर हम मोबाइल के गेम ज़्यादा खेल रहे हैं तो हमारी मेंटल एक्टिविटी तो हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी प्रभावित होती है और टाइम भी हमारा उसमें ज़्यादा मिसयूज होता है कि नहीं होता है? तो हमारे जो बड़े लक्ष्य हैं क्या इसमें बाधा बन जाता है मोबाइल गेम? काफ़ी बन जाता है अगर एडिक्शन हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत खेलते रहें, मन को ज़्यादा आप लगातार पढ़ नहीं सकते, आप फिर पढ़ने के बाद एक और स्टोरी बुक नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप तुरंत पढ़ के उठें, तो उसमें गेम मदद भी करता है थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स करने के लिए। लेकिन ज़्यादा लंबा उसको ज़्यादा लंबा नहीं ना खींचना खींचा चाहिए, जाए। टाइम देख के खेलें और बस रख दें, बस उस डिसिप्लिन में बने अगर रहें। मैं अंतिम प्रश्न तो अब नहीं है, केवल मैं अपनी एक इच्छा व्यक्त करूं कि अगर आपको कोई चीज़ खाना हो, कोई मिठाई खाना हो, तो कौन सी मिठाई खाना पसंद है? सारी मिठाई अच्छी लगती है मुझे, मिठाई एक मिठाई कोई बताइए जिसको आपको खाने का मन हो। मैं बेसन की बर्फी बना लेती हूँ इसलिए मुझे वही खाने का मन है। जो बना लेती हैं, मम्मी बनाती हैं कि आप बनाते हैं? हम बना लेते हैं। अच्छा, आपकी एक बहन है, दीदी हैं, जी, ये आपसे कितनी बार लड़ती हैं? काफ़ी बार, और बचपन से लेके अभी तक हमेशा लड़ाई होती रही है, काफ़ी बार हुई है, लेकिन उन लड़ाइयों में भी हमने बहुत कुछ सीखा है और इनफैक्ट लड़ाई कभी नेगेटिव तौर पे नहीं लेनी चाहिए, और लड़ाई करके ही हम काफ़ी सही निर्णय मतलब लड़ाई एक पार्ट है लाइफ का। जी जी बिल्कुल लड़ाई से दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जी। है ना, एक दूसरे क्यों स्नेहा की तरफ ले चलिए। स्नेहा तो तुमसे छोटी है, लड़ती है तो तुम ज़्यादा जीतती थी कि जीतती थी? मुझे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, ये छोटी है, अगर कुछ गलती भी करती है तो या मुझे कुछ लगता भी है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि छोटी है, सीख रही है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी इसने, है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये परिवार में कितना अच्छा रहता है। परिवार में समरसता एक शब्द है, एमिएबिलिटी जो शब्द है, इस समरसता लाने में लड़ाई और प्यार दोनों साथ साथ अगर चलते हैं तो मम्मी पापा को हमेशा खुशी महसूस होती है। तुम्हारा छोटा सा भैया है, अंश है, अंश भी कुछ शरारत करता है। क्या शरारत करता है? ज़्यादातर वो फ़ोन ही देखता है और अपना काम तो कर लेता है, लेकिन मेरी मदद नहीं करना चाहता वो जल्दी। कभी तुम्हारी किताब चुरा के इधर उधर किया? नहीं, ये सब काम नहीं किया। मतलब तुमको परेशान नहीं किया? ऐसे ज़्यादा परेशान नहीं किया, कमरा खराब करके चल दिया और फिर कहा कि तुम खुद से ठीक कर लेना, ये सारा काम जरूर किया उसने। इसको कैसे समझाओगी कि और अच्छा आगे बढ़े, तुम्हारे रास्ते पर चले? अभी तो बचपना है तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा और
बस थोड़ी बात माना करें। अच्छा, तुम्हारे पापा ने कभी तुमको डांटा? कई बार इसलिए डांटा? गलतियों पे ही डांटा, ऐसे तो नहीं डांटा, लेकिन कभी बार बुरा भी लगा, रोई भी, पर ठीक है, उसी से सीखे। आज रियलाइज हो रहा ना कि पापा अगर न डांटते तो मैं इस लक्ष्य को ना पाती। पढ़ाई के लिए तो नहीं डांटा, मतलब बचपन में भले ही डांट खाई होगी, लेकिन अब पढ़ाई के लिए नहीं डांट खाती, ऐसी वैसी छोटी मोटी गलतियों के लिए भले ही डांट खा जाती है। आप जानती हैं कि एडिसन और ध्रुव का नाम आपने सुना है, इन दोनों के जीवन में माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आपकी मम्मी आपके हर स्टेप पर कितना केयर करती है? हर स्टेप पे केयर करती हैं, सुबह उठाने से लेकर जल्दी जाओ खाना खा लो, खाना हो खाए कि नहीं, अब बहुत देर हो गया, पढ़ ली, अब जाओ सो जाओ, और हर चीज़ से लेके मतलब कितना सेंसिटिविटी हाँ, मतलब कि मम्मी। तो मम्मी पापा एक तरह से, जैसे आपने बताया कि लाइफ है, एक वर्ड में दोनों लोग अलग नहीं हैं। तो हम लोगों को जीवन में छात्रों, अगर हम बात करें माता पिता की, तो अनन्या ने, जैसा कि इन्होंने नाम बताया कि ऐसा और कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई सबसे यूनिक पर्सन है। तो अगर हम इनकी बातों को फॉलो करेंगे तो अपने मम्मी पापा को अपने देश से, अपने समाज से, अपने रिलेशन से गौरव की अनुभूति करेंगे। अनन्या, आपके दादा दादी बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत सौभाग्य है कि ऐसे दादा दादी मिल पाना। मोस्ट एजुकेटेड पर्सन रहे हैं, हाई ऑफिसर रहे हैं। आपने उनसे क्या सीखा? डिसिप्लिन में मेनली रहना, जैसे दादी भी हैं, बाबा जी भी हैं, सुबह से उठ जाना, चाहे जितनी भी एज हो, और अपना काम खुद से करना। वो हम उनसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद से करते हैं। वो हमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वो अपना काम खुद से करते हैं, और हमें भी उनसे देख के यही सीख मिलती है। वो बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमसे पहले पूछते हैं कि हमने पहले खाना खाया कि नहीं। अनन्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके हर स्टेप में आपके साथ हूँ, तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करेंगे? मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करूँगी कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहें, मतलब मैं ये अपेक्षा करूँगी कि अगर मैं कभी भटकूँ तो आप मुझे मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत सुंदर विचार इस नन्ही सी बच्ची ने अपने जो थॉट्स दिए, इसकी एक एक लाइन कितनी मूल्यवान है। मैंने इससे ये नहीं पूछा आगे चल के तुम क्या करोगी, लेकिन आप अगर इनके आइडियाज़ को सुने तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के ये क्या करेगी। और मैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश में जिस तरीके से कलाम का नाम हुआ, जिस तरीके से टी.एन. शेषन का नाम हुआ, भारत में जितने प्रतिभावान लोग हुए हैं, उनमें इसका स्थान हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।